नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। शुरू करते हैं उत्तराखंड प्राइम बड़ी खबर के साथ। खबर है हरिद्वार से। सिंचाई विभाग की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। चमगादड़ टीपू पर बनी पार्किंग पर अब सवाल उठ रहे हैं। पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल है। एसडीएम ने टेंडर प्रक्रिया के जांच के आदेश दे दिए हैं। 1 साल के लिए महज 13 लाख रुपए में ठेका कैसे मिला, इस बात की जांच होनी चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने नियमों को दरकिनार कर पार्किंग का आवंटन किया, टेंडर बांटा। आपको बताएं कि चमगादड़ टापू के ठीक सामने की पार्किंग करीब 3 करोड़ रुपए सालाना का राजस्व देती है, जबकि चमगादड़ टापू की पार्किंग का ठेका 1 साल के लिए महज 13 लाख रुपए में दे जाना कहीं से भी लॉजिकल नहीं दिखाई देता है। ऐसे में अब जांच बिछाई गई। अभी उसको देख रहे हैं हम लोग, कहीं अनियमितता तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। एक एसडीएम को जांच सौंपी है और देखेंगे, अच्छा करेंगे। अभी उसको देख रहे हैं हम लोग, कहीं अनियमितता तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। एक एसडीएम को जांच सौंपी है और देखेंगे, अच्छा करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। अतीक अहमद के बंगले पर बुलडोजर चला है। अतीक के अवैध कब्जे वाले बंगले पर बुलडोजर के चलने की खबर मिल रही है। गिरोह बनाकर जमीनों पर कब्जा करने का आरोप है और ऐसे में उसे किस तरीके से ध्वस्त किया गया है, इसी से जुड़ी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अतीक के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। उत्तराखंड में अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर एक्शन शुरू हो गया है। गैंगस्टर अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। अतीक के खिलाफ जमीन की धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हैं। 5 मई को पुलिस ने उसे झांझरा से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि अतीक ने काली कमाई से काफी संपत्ति जोड़ी है। उसने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से एक आलीशान घर भी बना लिया था। अतीक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया था और पहले भी इसके खिलाफ फौर्जरी के कई मुकदमे हैं। उन्हीं मुकदमों को आधार मानते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। वो उसका जो घर बना हुआ है, वो घर जो है राज्य सरकार की ज़मीन बनी है, ये जो नगर निगम की ज़मीन बनी हुई है उधर मकान, तो उसको तोड़ने के संबंध में आदेश हुआ है और वही पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर अतीक अहमद के अवैध मकान पर पहुंची और उसे गिराना शुरू कर दिया। एसएसपी का कहना है कि पुलिस के रडार पर अभी कई और बड़े बदमाश हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। जिनके विरुद्ध हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया है, जो फौर्जरी के कई मामलों में इन्वॉल्व हैं, उनकी लिस्ट हमने बना रखी है। और आने वाले समय में और इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने इस तरह के आपराधिक कृत्य करते हुए धन को अपना धन अर्जित करके और फिर जो है प्रॉपर्टी जो है अर्जित किया हुआ है, तो उनके सब के खिलाफ ऐसे कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। यूपी की ही तरह उत्तराखंड में भी काले धंधों के जरिए संपत्ति जोड़ने वालों पर एक्शन हो रहा है। आने वाले दिनों में ऐसी ही कई और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। अगली खबर हरिद्वार से है। यात्रा सीजन में जाम को लेकर के खबर मिल रही है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जाम की खबर है। यात्रा में जाने वाले यात्रियों को परेशानी की स्थिति कैसे देखने को मिल रही है, जरा इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। हरिद्वार नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। और अब बात मसूरी में मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण की, जिसे लेकर के मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों की लापरवाही को लेकर एसडीएम मसूरी ने बुरी तरीके से भड़कते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल मसूरी मॉल रोड के पुनर्निर्माण सौंदर्यीकरण में लापरवाही को लेकर के मुख्य सचिव एसएस संधू ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके साथ ही अधिकारियों को 15 जून तक मॉल रोड के काम को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम ने बैठक कर अधिकारियों की क्लास लगा दी। सड़कों की स्थिति जो है अभी इतनी अच्छी नहीं है। जो रिस्टोरेशन वर्क हुआ है वो सही से नहीं हुआ, सड़क में मलबे की स्थिति बनी हुई है। तो वही निर्देश दिए गए थे कि कैमल बैक रोड है और जो हमारे और 1-2 सड़कें हैं जो जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ जो सड़क जा रही है, इन सारी सड़कों का रिस्टोरेशन के लिए वही निर्देश दिए गए थे। तो जल्दी ही इस पर डेडलाइन है। 15 जून की डेडलाइन के पहले ही बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो नाली का काम भी जो है तत्काल कर दिया जाए। फिर एक काम है जो वायरों की अंडरग्राउंडिंग होनी है, उसमें भी हम लगातार सारे केबल ऑपरेटर से लगे हुए हैं। ये काम भी बहुत जल्दी दिख जाएगा। जो मेन जो हमारा लिमिटिंग टाइम है, क्योंकि वो पूरा ही मैनुअल वर्क है। और उधर बागेश्वर में कर्मचारियों की कमी के कारण बागेश्वर का रोडवे स्टेशन व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। रोडवे स्टेशन में कर्मचारियों की भारी कमी है। 20 में से मात्र 3 लिपिक क्लर्क स्टेशन में काम करते हैं।
कर्मचारी कम होने की वजह से काम में समस्याएं भी हैं। 4 सितंबर 2022 से नगर के बिलौना में रोडवेज के बस अड्डे का शुभारंभ हुआ। तब तक स्टेशन की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी, लेकिन अभी भी दुरुस्त नहीं हो पाई। वर्तमान में स्टाफ की काफ़ी कमी है, लिविंग वर्कर की काफ़ी कमी है। हमने डिमांड भेजी है और कंप्यूटर्स की डिमांड हमने भेजी है, 3 कंप्यूटर्स 3 प्रिंटर के लिए। तो अगर कंप्यूटर प्रिंटर और लिपिक मिल जाते हैं तो फिर काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। और सफाई कर्मचारी यहाँ स्टेशन में एक है, लेकिन बस धुलाई के लिए कोई सफाई कर्मचारी अभी नहीं है, उसकी हमने डिमांड भेजी है। हमने लेटर भी लिखा है कि नाइट में भी बस चला दी जाए और बाकी हम शासन से पत्राचार कर रहे हैं बस के लिए। और ये इसमें जल्दी ही कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव एक कुछ इसमें न्यूज़ मिलेगी कि हम इसको ठीक से संचालित कर पाए। और उधर हरिद्वार में पॉड टैक्सी का लगातार विरोध हो रहा है। व्यापारियों के बाद अब कांग्रेस भी इसका विरोध शुरू कर चुकी है। कांग्रेस पार्षद दलों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान पॉड टैक्सी परियोजना, हर की पैड़ी कॉरिडोर और डीपीआर नगर निगम बैठक के एजेंडे में शामिल करने की मांग की। नगर निगम सभी पार्षदों की राय और व्यापारी नेताओं की राय लेकर के तब आप एनओसी, क्योंकि हमारे कुछ साथी व्यापारियों को भी दिक्कत और हमें भी दिक्कत है कि इसका जो रूट है, जो हमारे शहर के व्यापारी और यहाँ के जो पार्षद, मेयर, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात माननी चाहिए। क्योंकि अगर बाजार के अंदर से जैसे शिव मूर्ति के आगे जाती है तो सबको दिक्कत होगी। हमारी बात हुई है कि उसमें क्या क्या रूट उन्होंने प्रपोज किया है और व्यापारियों से भी हम लोग बात करेंगे। और कंपनी वालों से यही हमने कहा है कि जो रूट आप लोगों ने फॉलो किया है उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी हम लोग को दें। क्या संबंधित विभागों से आप लोगों ने एनओसी ली है, नहीं ली है? क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट की अपनी योजना है, उस योजना के साथ साथ कैसे जनता के इमोशंस के साथ भी खिलवाड़ न। अगली खबर भी हरिद्वार से है। व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यह रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। मामले में जांच के लिए स्पेशल टीम गठित। नगर कोतवाली के अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज, जहां ये डिमांड की गई है, रंगदारी मांगी गई है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कॉल करके ये रंगदारी का मामला हरिद्वार से सामने आया है। व्यापारी से रंगदारी मांगी गई है, साथ में धमकी दी गई है, अगर रंगदारी नहीं दी गई तो अंजाम भुगतना होगा। बड़ी खबर उधम सिंह नगर से मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय सट्टा गैंग पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 2 शातिर सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। 35,700 रुपए कैश, कार बरामद, 5 मोबाइल और सट्टे से जुड़ी दस्तावेज बरामद। आपको बताएं, पुलभट्टा के थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने बताया, मुखबिर की सूचना पर शंकर फार्म के पास स्विफ्ट कार में सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना नाम नरेंद्र सिंह सिंधी किच्छा से बताया जा रहा है, जबकि जितेंद्र कुमार सिंधी राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों ही आरोपी अपना संगठित गिरोह चलाया करते हैं। ऑनलाइन ग्रुप बनाने के बाद ऐप के जरिए लोगों को सट्टा के लिए जोड़ते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि आरोपियों ने राजू नंदू नाम के लोगों को जोड़ा है, जिनके लिए ये काम करते हैं, जो अजमेर और दुबई में बैठ करके इस गैंग को चलाते हैं। अब बात उधम सिंह नगर के खटीमा की, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खटीमा में राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाता नजर आया। खटीमा में मंडी समिति से मुख्य बाजार तक ये अभियान चलाया गया। इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग पहले से बनी सड़क के किनारे जो थे उन्हें चिन्हित किए और बाद में जेसीबी की मदद से उन्हें ध्वस्त किया गया। एसडीएम खटीमा रविंद्र बिष्ट ने बताया कि शासन ने पहले ही आदेश दिया है और इसी के अनुसार आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। शासन से आदेश है कि जो भी सरकारी भूमि है और यहाँ जो भी विभागों की भूमि है उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा इसी क्रम में हमने आज यहाँ पर मुख्य चौराहे से लेकर पीवी रोड में जहाँ जहाँ अतिक्रमण कर उसको हटाया गया और पीडब्ल्यू के हमारे साथियों ने चिन्हित किया। उत्तराखंड के 51 गांवों को वाइब्रेंट विलेज में विकसित किए जाने पर भारत सरकार ने सहमति दी है। इसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले के 51 गांवों को शामिल किया गया है। पिछले महीने वाइब्रेंट विलेज को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक की गई थी।
इसमें जोर इस बात पर दिया गया कि संबंधित गांव के जिलाधिकारी उस गांव की विशेषता को समाहित करते हुए एक प्लान तैयार करेंगे ताकि सीमांत गांव को विकसित किया जा सके। हालांकि अगले 3 महीने के भीतर गांव का प्लान तैयार करके सरकार को भेजना है। मुख्य रूप से देखें तो गांव विकसित होते हैं तो वहां न सिर्फ पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेंगी बल्कि पलायन पर भी लगाम लगेगी। देखिए, आई थिंक MHA ने जो गांव सिलेक्ट किए हैं उसमें मेजरली जो मेन उद्देश्य है वो थोड़ा यही है कि गांव के जो लोग हैं उनका अपार्ट फ्रॉम जो सीजनल माइग्रेशन रहता है उसके अलावा जब वो रहते हैं तो एक तो उनका जो रहने का टाइम पीरियड है वो भी थोड़ा बढ़े, प्लस उनकी आजीविका में वृद्धि हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे की वजह से चंपावत में उपचुनाव के 1 साल पूरे होने पर आयोजित किए गए तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। रेल दुर्घटना हुई है, उस रेल दुर्घटना में काफ़ी जान माल की हानि हुई है, काफ़ी लोग को हताहत हुए हैं, स्वर्गवासी हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असम में इतना बड़ा कष्ट आया है, इतनी बड़ी हानि हुई है, भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया। हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ये कहा हरीश रावत ने। मुआवजे की धनराशि नाकाफी है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। तो देखिए, बालासोर हादसे पर हरीश रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपनी राय साझा की है। कहना यह है कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच हो ताकि दोषियों तक पहुंचा जा सके और मुआवजे की जो धनराशि है वो नाकाफी है। इसमें जो आंकड़े हैं मौत के और घायलों के वो अत्यधिक चिंताजनक है। 3 ट्रेनें एक दूसरे से टकरा जाती हैं, ये बहुत बड़ा फेलियर है। कहीं न कहीं पर सिस्टम कोई तो जिम्मेदार है इन सब का, कोई तो इस जिम्मेदारी को ओन अप करे। केवल जांच से नहीं बल्कि ऐसी जांच जिस जांच से दोषियों को पिन पॉइंट किया जा सके और जो कमियां हैं सिस्टम की उन कमियों को पिन पॉइंट किया जा सके और उनको दूर करने के लिए कदम उठाए जा सके। ये बलिदान है उन लोगों का, निरीह लोगों का। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को घेरने की रणनीति की खबर मिल रही है। कांग्रेस ने महाजनसंपर्क अभियान को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। चिट्ठियों के जरिए 9 साल पर कांग्रेस 9 सवाल करेगी। प्रदेश भर में कांग्रेस चलाएगी चिट्ठी अभियान। भाजपा संगठन को कांग्रेस चिट्ठी भेज करके 9 सवाल पूछेगी। और देखिए, उत्तराखंड में बाघों को लेकर के चिंता वाली खबर है। पिछले 6 महीने में 6 से ज्यादा बाघ बाघिनों की मौत का मामला है। रामनगर कॉर्बेट पार्क में शुक्रवार को एक बाघ की मौत हुई। बाघों के मौत से वन विभाग में हड़कंप मचा है। एक तरफ जहां बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए सरकार के प्लान को ये झटका देती खबरें सामने आ रही हैं, वन विभाग के अधिकारियों ने मामले में चुप्पी साध ली है। बाघ बाघिन के मौत को बताया जा रहा है सामान्य जंगल में शिकारियों के होने की भी आशंका। तो देखिए, वन विभाग की ओर से ये चिंता बढ़ाने वाली खबर, जहां ये जानकारी नहीं कि आखिरकार आपसी लड़ाई से मौत हुई है, शिकारियों से मौत हुई है। वन विभाग फिलहाल किसी भी तरीके की जानकारी साझा नहीं कर रहा है कि आखिरकार इन बाघ बाघिन की मौत कैसे हुई। 6 महीने में 6 से ज्यादा बाघ बाघिन के मौत का ये मामला है। सरकार बाघों का कुनबा बढ़ाने की कवायद कर रही है, जुटी हुई है, लेकिन ऐसे ही प्लान को झटका देने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। वन विभाग के अधिकारी मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सामान्य शिकारियों के होने की भी आशंका है। बड़ी खबर मिल रही है, राजाजी नेशनल पार्क में बाघ का हमला। बाघ ने गुलदार और शावक को मौत के घाट उतार दिया। मादा गुलदार और नर शावक पर बाघ ने हमला किया। शावक का शव लापता, मादा गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बड़ी खबर, राजाजी पार्क, बाघ का हमला गुलदार के ऊपर। गुलदार और उसके शावक को मौत के घाट उतारा। मादा गुलदार नर शावक पर बाघ ने हमला किया। शावक का शव पता नहीं चल पाया है कि कहां है। मादा गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। केदारनाथ धाम की यात्रा पर इस बार भी तीर्थयात्रियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक केदारनाथ धाम में
50 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मौतें ठंड और हार्ट अटैक से हुई हैं। तो देखिए, मौत का आंकड़ा 50 से ज्यादा हो चुका है और ज्यादातर मामले ठंड और हार्ट अटैक के बताए जा रहे हैं। 56 यात्रियों को एयरलिफ्ट करके एम्बुलेंस से भेजा गया है सही इलाज, सही समय पर इलाज के लिए। लेकिन अभी भी ये खबरें थम नहीं रही हैं, ये मामला थम नहीं रहा है। एयरलिफ्ट करने का सिलसिला या फिर जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। 50 मौतों का मामला सामने आ चुका है। अभी भी बीमार लोगों की संख्या में इजाफा है। ठंड और हार्ट अटैक कारण बताए जा रहे हैं ज्यादातर। 60,000 श्रद्धालुओं की जांच की गई है। इस बार की यात्रा पे आप नजर डालें तो फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ जाना मैंडेटरी था, जरूरी था। बावजूद इसके मौत का सिलसिला भी जारी है। 50 आंकड़ा पहुंच चुका है श्रद्धालुओं के जान गंवाने वाले इस संख्या पर आप नजर डालें तो। इसके अलावा एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 60,000 लोगों को चेक किया गया, चेकअप किया गया। बावजूद इसके ठंड और हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए रिस्की है। 60,000 श्रद्धालुओं की जांच की गई है। 56 यात्रियों को एयर एम्बुलेंस से भेजा गया। उनकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन 50 यात्रियों को नहीं बचाया जा सका। इस बार की यात्रा से 50 यात्रियों के मौत की खबर है। भी हम लोग कहते हैं और विभिन्न माध्यमों से हम लोग ये मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि खासकर वहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि 55 और 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं और ख़ासकर जिनको पहले से कुछ सांस की बीमारी है या फिर दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह के लोगों को यथासंभव अवॉइड करना चाहिए यात्रा के लिए। उत्तराखंड एसटीएफ के रडार पर अब ऐसे 50 टॉप बदमाश हैं जो जेल में बंद रहते हुए अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे बदमाशों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले टॉप 50 बदमाश एसटीएफ के रडार पर हैं। लूट, हत्या, डकैती और फिरौती जैसी गंभीर अपराधों में शामिल टॉप 50 कुख्यात बदमाशों की लिस्ट तैयार हो गई। ये वो बदमाश हैं जो जेल में रहकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। उत्तराखंड की विभिन्न जेलों में हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे मामलों में कई बदमाश बंद हैं, लेकिन एसटीएफ के पास ऐसे इनपुट्स हैं कि ये बदमाश जेल से भी अपना नेटवर्क चला रहे हैं, क्योंकि अल्मोड़ा में बैठकर हरिद्वार के व्यापारी की हत्या का प्लान हो या फिर हरिद्वार के जेल में मिले हुए मोबाइल फोन्स, ये पहले की ऐसी घटनाएं हैं जिसने एसटीएफ को एक विशेष निगरानी बनाने के लिए अब तैयार कर दिया है। एसटीएफ को जानकारी मिली है कि कुछ कुख्यात बदमाश जेल के अंदर बंद रहते हुए भी अपने जुर्म के धंधे को अंजाम देते आ रहे हैं। ये भले ही जेल में बंद हो, मगर इनके गुर्गे जेल से बाहर रहकर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। टॉप 50 क्रिमिनल्स जो हमारे स्टेट के हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। इसमें मोस्टली जो रंगदारी और जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और लूट ऐसे जो अपराधों में, गंभीर अपराधों में शामिल क्रिमिनल्स हैं, इन सभी लोगों को चिन्हित किया गया है और इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इनमें से काफ़ी लोग जेल के अंदर हैं, लेकिन जेल के अंदर भी इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, कौन इनसे मिलने आ रहा है, उन सभी पर भी नज़र रखी जा रही है। इसमें सुनील राठी, प्रवीण वाल्मीकि, चीनू पंडित, कलीम और संजीव माहेश्वरी, जीवा गैंग जैसे बदमाश शामिल हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ साल के भीतर क्राइम की वारदातें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। यूपी से लगता इलाका होने की वजह से उत्तराखंड की जेलों में बंद अपराधी दोनों राज्यों के बीच गैंग ऑपरेट करती आ रहे हैं, मगर पुलिस इनके नेटवर्क को तोड़ नहीं पाई है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इन गैंगों पर एसटीएफ की ये तैयारी कितना शिकंजा लगा पाती है। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।